ये सारा सॉल्व करने के बाद ये फार्मूला था, गेन इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन गेन फॉर होल डाटा सेट माइनस इंट्रोपी ऑफ दैट पर्टिकुलर फीचर। ये इन्फॉर्मेशन गेन निकाले, फिर इंट्रोपी निकाली, फिर हमने गेन निकाला, तो हर एक फीचर का अलग अलग गेन आ गया। ठीक है, 0.277, 0.029, 0.151 एंड 0.048। ठीक है, तो इनमें से हमने ये देखा कि जब सारा ये हमारे पास कॉलम बन गया, तो हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो है, यानी कि यहाँ पे भी हमने लूप लगानी है और फिर ग्राफिकली प्रोग्राम को रन करना है। लूप लगा के हमने ये इससे पूछना है कि इस डाटा सेट से सबसे ज़्यादा जो है गेन किसकी आ रही है। तो लूप से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये 0.277 ये ग्रेटर नंबर है फ्रॉम द होल कॉलम। तो ये 0.277 किस चीज़ का आउटलुक का है, तो आउटलुक क्या आ गया हमारे पास, आउटलुक हमारे पास डिसीजन नोड आ गई। ठीक है, अच्छा, अब हमने इस डिसीजन नोड के बाद हमने आउटलुक का सनी भी देखना है, फिर आउटलुक का ओवरकास्ट भी देखना है, फिर आउटपुट का रेनी भी देखना है। सबसे पहले आउटलुक का सनी देखते हैं। वो यहाँ पे अब ये सेकंड जो चांस नोड है, ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा कि आउटलुक के अंदर जो सिर्फ सनी वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको आपने निकालना है। उनका एक अलग से डाटा सेट बनाना है। 3 ये आ रहे हैं और चौथा ये है, 5वां ये है, इसका सिर्फ आपने एक अलग डाटा सेट बनाना है। फिर आपने उस पूरे डाटा सेट की एक इंफॉर्मेशन गेन निकालनी है। फिर अलग से अलग से आपने देखना है कि आउटलुक का आ रहा है या टेम्परेचर का आ रहा है या ह्यूमिडिटी का आ रहा है या विंडी का गेन ज़्यादा आ रहा है। तो उसके बाद जिस चीज़ का गेन ज़्यादा होगा, यानी कि इस छोटे से डाटा सेट से जिसका गेन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, विंड का, तो वो जो है आउटलुक के बाद यानी कि सनी, आउटलुक के सनी के बाद वाला जो चांस नोड होगा वो वहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे सनी के बाद जो सबसे ज़्यादा जिसकी गेन निकली थी वो थी विंडी, यानी कि इस डाटा सेट से इस डाटा सेट से जो गेन निकली थी, ठीक, वो सनी के बाद निकली थी किसकी, विंडी की। ठीक है, यहाँ पे विंड, और फिर विंड के बाद देखा ट्रू फॉल्स। विंड के सिर्फ 2 फीचर हैं, ट्रू है या फॉल्स है, और उन्हीं पर जो है एंड पे जाकर डिसीजन हो रही है। अगर आउटलुक सनी है और विंडी फॉल्स है तो यस है। अगर आउटलुक सनी है और विंडी फॉल्स है तो प्ले गोल्फ यस है। ये सनी है, फॉल्स है, यस है। ये सनी है, विंडी ट्रू है, ये सेकंड ऑप्शन है। आउटलुक सनी है और विंडी ट्रू है तो ये नो है, और विंडी ट्रू है तो ये नो है। आउटलुक सनी है, विंडी फॉल्स है तो यस है। आउटलुक सनी है, विंडी ट्रू है तो ये नो है। तो अगेन आउटलुक का जो ओवरकास्ट है, ठीक है, उसका डायरेक्टली यस आ रहा है। ये देखें, आउटलुक का जो ओवरकास्ट है उसका डायरेक्टली यस आ रहा है। ये इस ओवरकास्ट का यस आ रहा है, इस ओवरकास्ट का यस आ रहा है, इस ओवरकास्ट का यस आ रहा है। तो इसकी गेन जो है वो 0 निकलेगी, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंटेबल है। थर्ड चांस नोड जो है वो रेनी है, और रेनी के बाद ह्यूमिडिटी है, यानी कि रेनी का इस तरह जो हमने निकाले थी गेन, रेनी की जो निकली है वो थर्ड नंबर पर निकली है। और उसके बाद जो है ह्यूमिडिटी देखनी है, ह्यूमिडिटी हाई है या नॉर्मल। ठीक है, आउटलुक रेनी के साथ ह्यूमिडिटी, आउटलुक रेनी के साथ ह्यूमिडिटी अगर हाई है तो प्ले गोल्फ नो। अगर आउटलुक रेनी के साथ ह्यूमिडिटी हाई है तो यस नो। आउटलुक रेनी के साथ ह्यूमिडिटी हाई है तो नो। रेनी के साथ ह्यूमिडिटी नॉर्मल है तो यस। रेनी के साथ ह्यूमिडिटी नॉर्मल है तो यस। ठीक है, ह्यूमिडिटी हाई है तो नो, अगर ह्यूमिडिटी नॉर्मल है तो यस। तो इस तरह ये सारा जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ है किस फार्मूला के थ्रू, इस फार्मूला के थ्रू। गेन का फार्मूला इंफॉर्मेशन गेन फॉर द होल डाटा सेट माइनस एंट्रोपी ऑफ द पर्टिकुलर फीचर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इम्प्लीमेंट होने के बाद यहाँ पे हमने इसको ये हमने डिसीजन ट्री की मैपिंग की है डाटा सेट से, और फिर हमने रूल बनाया है कि अगर ये होगा, अगर आउटलुक सनी है और विंडी ट्रू है, ठीक है, तो ये नो है। अच्छा, इसके दरमियान सारे एंड ऑपरेशन हो रहे हैं, यानी कि दोनों चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ये चीज़ भी एंड ये चीज़ भी, ये एंड ऑपरेशन है।
ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जब आप लोगों को असाइनमेंट दी थी तो आप लोगों ने सब ने की थी असाइनमेंट। एक होमवर्क दिया था कि आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये जो डेटा सेट है इसकी इंफॉर्मेशन गेन फाइंड करनी है, इसकी गेन फाइंड करनी है, इसकी इंट्रॉपी फाइंड करनी है। ठीक है। और सब जाके आपने देखना है कि किस फीचर की जो गेन है वो सबसे ज़्यादा आ रही है। ठीक है। तो वो अगर आप लोगों ने किया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी टाइम है। मैं नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक जब एग्ज़ाम्स लूँगा या कोई मिड उस लूँगा, क्या कहते हैं, क्विज़ लूँगा या कोई असाइनमेंट दूँगा, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये एक छोटा सा डाटा सेट है जी, बिल्कुल छोटा सा डाटा सेट है। इसके सिर्फ 10 रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। ये तो सीरियल नंबर है, इसको छोड़ दें। ये प्रायर एक्सपीरियंस है, कोर्स है, टाइम है और लाइक्ड है। ठीक है। ये लाइक जो है ये बेसिकली लेबल है, ये येस या नो में आ रहा है। ठीक है। प्रायर एक्सपीरियंस। अच्छा, इस डाटा सेट के ऊपर आपने जो है, इस डाटा सेट की आपने मैपिंग करनी है कि हमने इसका डिसीजन ट्री बनाना है तो कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने जो है आपने करना ये है, आपने हर एक फीचर की इंट्रोपी फाइंड करनी है और फिर उसको माइनस करना है पूरे इंफॉर्मेशन गेन से। ठीक है। और फिर अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो गेन आ रही है वो किस फीचर की आ रही है, तब जाके आपने उसको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है। प्रायर एक्सपीरियंस की आ रही है, कोर्स की आ रही है, टाइम की आ रही है, किस चीज़ की आ रही है, जिसकी गेन सबसे ज़्यादा आ रही है वो आपने टॉप पे रखना है। फिर डाउन स्ट्रीम में आपने उसको डाउन स्ट्रीम में अगर कोर्स प्रोग्रामिंग है और टॉप पर जो डिसीजन जो नोड है वो अगर प्रायर एक्सपीरियंस है और डाउन स्ट्रीम में जो चांस नोड है वो प्रोग्रामिंग है, तो आपने सिर्फ येस और प्रोग्रामिंग वाले डाटा सेट बनानी है। येस प्रोग्रामिंग, येस प्रोग्रामिंग, येस प्रोग्रामिंग, ये आपने डाटा सेट बनाना है। फिर आपने सॉल्व करना है, उसकी आपने गेन निकालनी है। ठीक है। तो ये छोटा सा डाटा सेट आपने सॉल्व करना है। ये तो था जो डिसीजन नोड को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। और उससे कैसे डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन हमने कर ली थी लास्ट टाइम। अच्छा, आज जो हमने सेकंड लेक्चर शुरू करना है वो हमने करना है ये। स्क्रीन शो हो रही है सबको? एडा बूस्ट इन मशीन लर्निंग शुरू नज़र आ रहा है? हाँ ठीक है। यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लें फिर शुरू करते हैं। अच्छा, ये एडा बूस्ट जो है ना, एडा बूस्ट और रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम, ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है। यानी कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए, उनको आउटडेट करने के लिए हम एक रिफाइंड एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। ठीक है। और ताकि हमारे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम से जो एरर आ रहे हैं वो एरर कम से कम हमें मिलें। यानी कि किसी भी क्लास में, किसी भी जगह पे, किसी भी मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिदम में अगर कोई भी खामी है क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम में, तो एडा बूस्ट या रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम, रैंडम फॉरेस्ट हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, आज हम एडा बूस्ट पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हो सकता है एडा बूस्ट की हम इम्प्लीमेंटेशन भी करें। तो एडा बूस्ट जो है ना, ये क्लासिफिकेशन को ऐसे समझे रीवैम्प करने के लिए एल्गोरिदम है, रिकन्सिडर करने के लिए एल्गोरिदम है। एडा बूस्ट का जो फुल नेम है वो है एडॉप्टिव बूस्टिंग एल्गोरिदम। ठीक है।
यानी कि ये बूस्ट अप करता है जो रिज़ल्ट्स आते हैं, जो एरर्स आते हैं, उन एरर्स को ख़त्म करता है और हमें रिज़ल्ट बूस्ट अप करके रिटर्न करता है। अच्छा, ये डिज़ाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम, कोई भी लर्निंग सिस्टम की डिज़ाइनिंग है, उसकी एक एग्जांपल दी है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है। उसका सबसे पहले हम प्रॉब्लम, कोई भी हमारे पास अगर कोई मसला आ रहा है तो हम उसका प्रॉब्लम जो है सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन लेते हैं, फिर चूजिंग द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, choosing the target function, choosing a representation for the target function, choosing a function approximation algorithm, final design। यानी कि सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आता है, फिर हम ये देखते हैं कि यार इस प्रॉब्लम का जो है हल वो किस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से होगा। यानी कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इसके लिए किसी को ट्रेंड मशीन या ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत है, ठीक है। अगर तो वो नहीं है तो हम उसकी फंक्शन, उस ट्रेंड फंक्शन, ट्रेंड की फंक्शन की या टारगेट फंक्शन की खुद ही डिज़ाइनिंग करते हैं। यानी कि हम अपनी तरफ से टारगेट फंक्शन चूज़ करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम करते हैं टारगेट फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन चूज़ करते हैं और फिर फंक्शन अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं और तब जाके हमारे पास हम इस काबिल होते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को जाके सॉल्व कर सकें। दिस इज़ फाइनल डिज़ाइन ऑफ एनी लर्निंग सिस्टम, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ की लर्निंग सिस्टम की डिज़ाइनिंग करनी है तो ये सारे प्रोसेस हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन आएगी, फिर उसके बाद ट्रेनिंग होगी, फिर एक्सपर्ट सिस्टम आएगा, फिर उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी टारगेट फंक्शन की। तो एट द एंड जो है अप्रॉक्सीमेशन फंक्शन कॉल होगा, फिर फाइनल डिज़ाइन जाके बनेगा। अच्छा, एक चेकर लर्निंग प्रॉब्लम है, प्लेइंग चेकर्स। परफॉर्मेंस में ये भी परसेंटेज ऑफ गेम्स वन अगेंस्ट ओपोनेंट। यानी कि ये एक ऐसा लर्निंग प्रोग्राम है जो प्लेइंग गेम्स को ऑब्जर्व कर रहा है और बता रहा है कि कितनी परसेंटेज में ये बंदा या ये अपोनेंट जो है वन कर रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजर पी है। एक प्रॉब्लम है टास्क टी प्लेइंग चेकर्स और उसके परफॉर्मेंस मेजर पी है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ गेम्स वन अगेंस्ट अपोनेंट्स, अपोनेंट्स के अगेंस्ट जो है वो उसने कितनी गेम्स वन कर ली हैं, कितनी परसेंटेज है। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ई है, टू बी सिलेक्टेड गेम्स प्लेड अगेंस्ट इट सेल्फ। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस यानी कि यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। एक टास्क टी है, दूसरा परफॉर्मेंस मेजर पी है, फिर तीसरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ई है। ई क्या करता है, ये एक्सपीरियंस है टू बी सिलेक्टेड गेम्स प्लेड अगेंस्ट इट सेल्फ। अच्छा, ये मशीन लर्निंग के अंदर कुछ हमारे पास इश्यूज होते हैं। वो इश्यूज क्या हैं, वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। व्हाट एल्गोरिथम आर अवेलेबल फॉर लर्निंग अ कंसेप्ट, कौन कौन से एल्गोरिथम अवेलेबल हैं जो लर्न करें। हाउ विल डू दे परफॉर्म, और वो किस तरह परफॉर्म करेंगे। हाउ मच ट्रेनिंग डाटा इज़ सफिशेंट टू लर्न ए कंसेप्ट विद हाई कॉन्फिडेंस। यानी कि कितना ट्रेनिंग डाटा अवेलेबल है जिससे वो हमारा मॉडल जो है वो हाई कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फॉर इंस्टेंस क्लास है, अगर छोटी क्लास है तो छोटी क्लास के सी आर को, लेट से क्लास 5 के सी आर को मैं एक कितना बड़ा काम ज़िम्मे लगा दूँ, उससे मैं ये कहूँगा आपने जो है ना, मैं आपको विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करना सिखा रहा हूँ और ऐसे 10-15 मिनट में मैं उसको ओरल लेक्चर दे दूँ और उसे कहूँ कि आपने इस तरह विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करनी है, तो क्या वो इस काबिल होगा? क्या उसका तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या वो इस काबिल होगा कि वो पूरी क्लास को, क्लास 5 जो उसकी क्लास है, पूरी क्लास को वो जो है विंडोज़, लैपटॉप के ऊपर विंडोज़ करके दे दे? वो इस काबिल नहीं हो क्योंकि उसका एक्सपीरियंस खुद का एक्सपीरियंस बहुत कम है। या फिर सेकंड प्रॉब्लम ये है कि मैंने उसकी सही ट्रेनिंग नहीं की। एंड थर्ड प्रॉब्लम ये है कि मैंने ट्रेनिंग की तो है, तो एक ही बंदे की है जो इनसफिशेंट है फॉर द होल क्लास। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। एक तो मुझे जो है उसकी ट्रेनिंग अच्छी खासी करनी चाहिए, दूसरी जो है मुझे इस छोटे लेवल पर इतना बड़ा काम नहीं देना चाहिए, तीसरा ये है कि मुझे जो है अगर ट्रेनिंग करनी भी है तो मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्लास 5 की बात कर रहा हूँ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कवर हो जाएं और मिनिमम टाइम ऑक्यूपाई करें
और अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर लें। ठीक है। अच्छा, अगर यही एक्सपीरियंस हम बड़ी क्लास के अंदर करें, लेट से BSCS 5A के अंदर करते हैं, तो इधर सारे ट्रेंड हैं, सारों को विंडोज़ करना आते भी है और सारे डिफरेंट मॉडल इंप्लीमेंट कर भी सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक आधे बंदे को या CR को मैं बता दूँ कि यार आपने ये सॉफ्टवेयर है, ये आपने नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है क्लास को बता दो कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपने इंस्टॉल करके आना है। तो ये लेवल की बात हो रही है, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस की बात हो रही है। ठीक है। यानी कि क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं वो कम सीखेंगे, कम लर्न करेंगे, उनकी ट्रेनिंग भी कम हुई है। और क्लास जो BSCS 5 है, ठीक है, इनके स्टूडेंट जल्दी लर्न करेंगे, क्या क्योंकि ये उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग हो रही है और ये बहुत ज़्यादा लर्न भी कर चुके हैं। इनको सिर्फ बताने की ज़रूरत है कि आपने सिर्फ 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 नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करके अपने लैपटॉप्स के अंदर इंस्टॉल करके लाना है। तो वो खुद ही सर्च करेंगे, वो खुद ही जो है डाउनलोड करेंगे सॉफ्टवेयर और नेक्स्ट क्लास के अंदर मतलब मैक्सिमम जो है वो इस चीज़ को कवर अप कर लेंगे। ठीक है। तो ये मशीन लर्निंग के अंदर डिफरेंट इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ ये हैं कि प्रायर एक्सपीरियंस कितना है और ट्रेनिंग डाटा कितना है। ठीक है। ट्रेनिंग कितनी हुई है उस मॉडल की। और तीसरी चीज़ ये है कि कितने पर्सनस की या कितनी देर के लिए ट्रेनिंग हुई है। व्हेन इट इज़ यूज़फुल टू यूज़ प्रायर नॉलेज। ठीक है। प्रायर नॉलेज कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। क्लास 5 के अंदर प्रायर नॉलेज नहीं था। ठीक है। ये नहीं कि अगर था भी सही तो ना होने के बराबर था। लेकिन BSCS के अंदर प्रायर नॉलेज बहुत ज़्यादा था। उनको पता है कि विंडोज़ की कैसे इंस्टॉलेशन करनी है। उनको ये भी पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, लेट से पाइथन का एनाकोंडा है, वो आप लोगों ने खुद ही इंस्टॉल कर लिया था। तो प्रायर नॉलेज जो है वो कितना यूज़फुल है। आर सम ट्रेनिंग एग्जांपल्स मोर यूज़फुल देन अदर्स, के जो ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं क्या वो भी यूज़फुल हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने जब आपको ये कहा कि आपने पाइथन का एनाकोंडा इंप्लीमेंट करके आना है, ठीक है, तो उससे पहले जो है पहले ट्रेनिंग एग्जांपल्स आपके ऊपर हो चुके थे। आपने काफ़ी सॉफ्टवेयर जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हुए थे, वो आपने पहले से ही सारे इंस्टॉल किए हुए थे। तो ट्रेनिंग एग्जांपल्स बड़ी फ्रूटफुल रही हमारे लिए। व्हाट आर द बेस्ट टास्क फॉर अ सिस्टम टू लर्न। क्या बेस्ट टास्क था। जिस तरह आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जब तक टास्क इंप्लीमेंट नहीं होंगे, जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिसीजन ट्री किया या उससे पहले न्यूरल नेटवर्क नहीं कर सके, वो भी करेंगे अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट क्लास के अंदर एडाबूस्ट भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो लर्निंग जो है वो इम्प्लीमेंट से पॉसिबल होती है। यानी कि थ्योरी के साथ साथ लैब्स भी होनी चाहिए। व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट इट्स नॉलेज। और फिर नॉलेज गेन करने के बाद क्या बेस्ट वे है। अच्छा जी, अब आ जाएँ एडाबूस्ट एल्गोरिथम के ऊपर। अगेन ये वही चीज़ है, ये इसने जो है क्लासीफायर्स के अंदर एरर्स को फाइंड करना है और हमें बेस्ट क्लासिफिकेशन का रिजल्ट फाइंड करके देना है। दिस इज़ एडेप्टिव बूस्टिंग एल्गोरिथम। ये जी किसने बनाया था, फॉर्मुलेटेड बाय योव फ्रेंड एंड रॉबर्ट शफायर ने। इट इज़ ए मेटा एल्गोरिथम। मेटा एल्गोरिथम क्या होता है मेटा डाटा क्या होता है। मेटा डाटा होता है डाटा अबाउट डाटा, यानी कि टेबल के अंदर डाटा है ना, और उस टेबल के अंदर 10,000 रोज़ हैं और 10 कॉलम्स हैं। तो मेटा डाटा ये बताएगा कि ये जो टेबल है ये स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन का डाटा है और इसके अंदर 10,000 रोज़ हैं, यानी 10,000 स्टूडेंट्स का डाटा है और 10 कॉलम्स हैं। दिस इज़ मेटा डाटा, यानी कि डाटा के बारे में बता रहे हैं और उसका साइज़ ये है। मेटा एल्गोरिथम ये है कि ये एल्गोरिथम के बारे में बताता है, यानी कि ये फुल एल्गोरिथम नहीं है, लेकिन इट इज़ मेटा एल्गोरिथम एंड कैन बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद मैनी अदर लर्निंग एल्गोरिथम्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। और ये जो है डिफरेंट एल्गोरिथम्स की कंजंक्शन के साथ यूज़ होता है और उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अच्छा, ये जो है ये एडाबूस्ट का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि क्लासिफिकेशन के अंदर जो एरर रेट है उस एरर रेट को कम करने के लिए वी यूज्ड एडाबूस्ट लर्निंग एल्गोरिथम। Adaboost is adaptive in the sense that subsequent classifiers built are tweaked in favor of those instances misclassified by a previous classifier। यानी कि एक क्लासीफायर है, उसने ये क्लासीफाई कर दिया कि दिस इज़ अगर 150, अगर पूरे ऑडिटोरियम में 150 या 200 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो क्लासीफायर जो रोबोट क्लासीफायर है वो ये आइडेंटिफाई कर लेगा
कि ये जो है ये स्टूडेंट्स क्लास 5A के हैं, ये क्लास 5B के हैं, ये क्लास 5C के हैं, लेकिन हो सकता है कि एरर की वजह से वो ज़्यादातर क्लासिफिकेशन जो है वो मिस क्लासिफाइड करे। ठीक है, तो वहाँ पे हम एड अ बूस्ट एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये क्या है? एड अ बूस्ट इज़ एडॉप्टिव इन द सेंस दैट सबसीक्वेंट क्लासिफायर्स built are tweaked in favor of those instances misclassified by previous classifier। प्रीवियस क्लासीफायर से जो मिस क्लासिफिकेशन हो गई है, यानी कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सका कि किस क्लास में जाना है और किस क्लास में नहीं जाना। ठीक है, तो उसके लिए एड अ बूस्ट एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं। एड अ बूस्ट इज सेंसिटिव टू नॉइजी डाटा एंड आउटलायर्स। अच्छा, अगर आउटलायर्स हों, आउटलायर्स क्या है? यानी कि अगर क्लास के अंदर एक स्टूडेंट का जुड़वा भाई आ गया और वो क्लास का पार्ट नहीं है, तो एड अ बूस्ट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। जुड़वा भाई है क्योंकि ज़्यादातर उसके फीचर्स भी सेम होते हैं, फेस एक्सप्रेशन भी सेम होते हैं, शक्लें भी सेम होती हैं, आदतें भी सेम होती हैं, हाइट भी सेम होती है। तो एड अ बूस्ट उनके लिए सेंसिटिव है, और नॉइजी डाटा के लिए भी सेंसिटिव है, और आउटलायर्स के लिए भी सेंसिटिव है। नॉइजी डाटा क्या है? कि डाटा के अंदर कोई नॉइज़ है, कोई फ्लक्चुएशन है, उसके लिए भी ये क्या है? सेंसिटिव है। Instead of resampling uses training set reweighting। अच्छा, यहाँ से इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रही है। वो ये है कि इसने जो है रीवेट करना है, रीसैम्पल नहीं करना। मतलब है कि जो डाटा पॉइंट्स गुजर गए हैं और उनको वो मिस क्लासीफाई कर चुका है, तो एडाबूस क्या करेगा? उनको रीवेट करेगा। ठीक है, सेकंड आइट्रेशन पे फिर रीवेट करेगा, थर्ड आइट्रेशन पे फिर रीवेट करेगा। ये 3 आइट्रेशन जब हो जाएंगी तो तीनों के रिज़ल्ट जब कंबाइन होंगे तब जाके हमारे पास प्रॉपर क्लासीफायर्स, प्रॉपर रिज़ल्ट जो है वो क्लासीफाई हो जाएंगे। ईच ट्रेनिंग सैंपल, जो ट्रेनिंग हो रही है उस सैंपल की जो है यूजेस अ वेट टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर ए ट्रेनिंग सेट। अच्छा, वहाँ पे क्या कर रहा है? एज ट्रेनिंग सैंपल जो है वो वेट को यूज़ करते हुए डिटरमिन कर रहा है प्रोबेबिलिटी को कि किससे हमने इसकी ट्रेनिंग करवानी है। AdaBoost is an algorithm for constructing a strong classifier as linear combination of simple weak classifier। ठीक है, ये जो है स्ट्रॉन्ग क्लासीफायर को कंस्ट्रक्ट करता है कम्बिनेशन ऑफ सिंपल एंड वीक क्लासीफायर के साथ। और ये इसका फार्मूला है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, समेशन है टी इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल टी अल्फा टी एच टी एक्स, फाइनल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेटेड वोट ऑफ वीक क्लासीफायर्स। ये क्या कर रहा है? ये वेट ले रहा है। ये ए क्या है? अल्फ़ा क्या है? ये कोफिशेंट है। और एच क्या है? अल्फ़ा ऑफ टी, एच ऑफ टी, हाइट ऑफ टी, यानी कि ये डाटा सेट की जो फीचर है एच ऑफ टी, उस फीचर को हर एक लूप के साथ उसको मल्टीप्लाई, कोफिशेंट को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, और पूरे डाटा सेट के ऊपर पहली बार जो चीज़ आ जाएगी वो फिर ऐड होगी सेकंड आइट्रेशन के साथ, और फिर वो ऐड होगी थर्ड आइट्रेशन। अगर 3 आइट्रेशन आई हैं तो वो क्या होगा कि तीनों आइट्रेशन जो हैं वो अलग अलग सॉल्व होके आएंगी, और तीनों आइट्रेशन जो हैं वो जब ऐड अप हो जाएंगी तब जाके हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा एफ ऑफ एक्स। फाइनल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेटेड वोट ऑफ वीक क्लासीफायर्स। एच टी ऑफ एक्स जो है वह वीक और बेसिस क्लासीफायर है, यानी कि ये एच टी ऑफ ये वो क्लासीफायर है, यानी कि ये इसकी पहले क्लासिफिकेशन हो चुकी है और वो वीक क्लासिफिकेशन हुई है, मिस क्लासीफाइड हुए हैं। एच ऑफ एक्स जो है ये साइन ऑफ एफ एक्स स्ट्रॉन्ग और फाइनल क्लासीफायर। वीक क्लासीफायर लेस दैन 50% एरर ओवर एनी डिस्ट्रीब्यूशन। वीक क्लासीफायर का कैसे पता चलेगा? जिसकी जो मिस क्लासीफाइड हुए हैं 50% से, ठीक है, ओवर एनी डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रॉन्ग क्लासीफायर का है थ्रेशोल्ड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वीक क्लासीफायर आउटपुट्स। ये इसका फ्रेमवर्क है और नीचे एल्गोरिथम दिया हुआ है। ठीक है, फ्रेमवर्क देख लें।
chosen randomly, the learner receives examples, ये एग्जाम्पल जो है वो रिसीव कर रहा है, chosen randomly according to some fixed but unknown distribution p on x. The learner finds a hypothesis which is consistent with most of the samples. The algorithm input variables, अच्छा उस algorithm को input variables मिल रहे हैं, p मिल रहा है, d मिल रहा है, weak learn मिल रहा है और t मिल रहा है. P क्या है, the distribution where the training examples sampling from, जहाँ से सैम्पलिंग हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसको मिल रही है. द डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल द ट्रेनिंग सैम्पल, डी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रेनिंग सैम्पल की. वीक लर्निंग एल्गोरिथम टू बी बूस्टेड, यानी कि वीक लर्निंग एल्गोरिथम का जो रिजल्ट आया वो भी उसको मिला है ताकि ये यही रिजल्ट बूस्ट अप हो जाए. और ठीक है, ये नंबर ऑफ आइट्रेशन है. अच्छा जी, ये देखें, ये आउटपुट आ रही है हमारे पास. अगर तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई, ये चीज़ देखिए, अगर तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई, यानी कि जो वीक रिज़ल्ट आया था उसके साथ हमने कोफिशेंट मल्टीप्लाई करवाया और फिर हमने उसको आइट्रेट करवाया जितनी नंबर ऑफ़ आइट्रेशन हमें चाहिए थी. अगर तो ये हो गई तो हमें आएगा रिज़ल्ट 1 आएगा. अगर ये ना हुई तो अदरवाइज रिज़ल्ट आएगा 0. ये देखें, अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई तो रिज़ल्ट आएगा 1, अगर ना आए तो इम्प्लीमेंट होगा 0. ये इस एल्गोरिथम की आउटपुट आ गई है. ठीक है, ये इसकी इनिशियलाइजेशन है. सबसे टॉप पे देखें, वेट वेक्टर हमें मिल रहा है, यानी कि हर एक डाटा पॉइंट का वेट वेक्टर है कि उसका कितना वेट है. ठीक है, फिर हमें लूप चलानी है 1 से लेकर t तक, सेट करना है हमने ये वेट ऑफ t, यानी कि पहले एलिमेंट का वेट, और फिर उसको हम नॉर्मलाइज़ करने के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है. टोटल जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको, उसके ऊपर हमने इसको नॉर्मलाइज़ कर दिया है. फिर हमने वीक लर्न एल्गोरिथम कॉल करना है और उसको हमने बताना है कि अगर आपकी रेंज इसमें आ रही है 0-1 में रेंज आ रही है तो फिर आपने क्या करना है कि कोफिशेंट से इसको मल्टीप्लाई करवा देना है. ठीक है, ये पी आई एफ टी, ये आप कैलकुलेट द एरर, यहाँ पे एरर फाइंड कर रहे हैं. और सेट बी टी ओवर सिग्मा टी ओवर 1 माइनस सिग्मा टी, सेट द न्यू वेट वेक्टर टू बी. अब हमने जब ये वेक्टर हमारे पास आ गया तो तब हमने जाके क्या करना है कि इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना कोफिशेंट, एक नए कोफिशेंट के साथ, और उस नए कोफिशेंट का जो रिज़ल्ट आएगा वो वीक लर्न एल्गोरिथम से थोड़ा सा इम्प्रूव्ड रिज़ल्ट होगा. ठीक है, तो उसका आउटपुट जो है ये तो 1 आए, जब 1 आएगा तो वो अगर 0 आएगा, अगर इसके अलावा कोई रिज़ल्ट आ रहा है तो 0 आएगा, नहीं तो अगर इस कोई स्पेसिफाइड रेंज आ रही है तो 1 आएगा. AdaBoost जो है वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, फीचर सिलेक्शन ऑन वेरी लार्ज sets of features. AdaBoost adjust adaptively the errors of the weak hypothesis by weak learn, यानी कि इसने वीक लर्न एल्गोरिथम से लर्निंग करनी है, सीखना है, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है और डिज़ायर्ड जो आउटपुट जो हमें देनी है. ठीक है, ये इसका बेनिफिट है AdaBoost एल्गोरिथम का. अच्छा, बिल्कुल इसी तरह रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक कोई किसी का कोई इशू है तो बता दें. AdaBoost अगेन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये वो एल्गोरिथम है AdaBoost मशीन लर्निंग के अंदर कि जब क्लासीफायर मिस क्लासीफाई करें यानी कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन ना करें, तो AdaBoost जो है यानी कि एडाप्टिव बूस्टिंग हम यूज़ करते हैं उसी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के ऊपर, तब जाके हमें रिज़ल्ट सही मिलते हैं. ये इसका वो है एल्गोरिथम है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम पाइथन के अंदर कर लें. हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं. अच्छा, CR और GR आप लोगों ने अटेंडेंस लगाई हुई है सबकी? ठीक है, अगर अटेंडेंस हो गया तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लीव कर जाएं, बाकी जिसने कोई क्वेश्चन करना है तो वो चाहे बैठा रहे. हाँ, वो बीच वाली वीडियो के मैंने बताया ना कि उसमें थोड़ा सा इशू हो गया था क्योंकि मैंने फ्लैश बैक पर रिकॉर्डिंग की होती है तो उसके कन्वर्जन में 2 घंटे लग जाते हैं, तो मैं कन्वर्ट नहीं कर सका था, तो आज मैं कन्वर्ट करके अपलोड कर दूँगा आज वाली वीडियो.